A very good morning to all of you. Myself Junaid Ahmed, and we are going to start social science subject geography lesson number 4. Now we are going to discuss types of farming. Yesterday or day before yesterday, some topics was discussed already. Now we are going to discuss types of farming. बेटा इससे पहले हमने लेसन 4 जो एग्रीकल्चर का है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उसको डिस्कस किया था। और फार्मिंग एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के बाद फार्मिंग क्या होती है और फार्मिंग के जो टाइप्स हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है फार्मिंग का वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। परसों हमने फार्मिंग के टाइप्स डिस्कस किए थे, लेकिन ओनली द नेम्स टू बी शो। फर्स्ट नेम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द सेकंड वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द थर्ड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इन डिटेल। आज बेटा हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है? दिस फार्मिंग इज कैरीड आउट बाय स्मॉल फार्मर्स। पहला पॉइंट इसके अंदर से ये नोट करने का है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं। स्मॉल फार्मर्स का मतलब ये नहीं है कि उनकी हाइट या उनकी विड्थ जो है वो कम है, बल्कि स्मॉल स्केल उनके यहाँ पर जो जमीनें हैं उसके अंदर होने वाला कम क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन स्मॉल फार्मर्स के नाम से किया जाता है। ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ये दूसरी बात पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट स्मॉल फार्मर्स और सेकेंड पॉइंट है ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि जमीन जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर, जो जमीनों के टुकड़े हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर है, उनके अंदर ही होने वाला प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। अब जो छोटे किसान हैं और कम जमीनों के अंदर प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए क्या कहा गया? प्रिमिटिव टूल्स लाइक बोर्ड, डिगिंग स्टिक्स। जो पुराने तरीके थे खेती करने के, हल के, टिलर्स के, ये यूज किए जाया करते हैं उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबरर्स। और उस खेती के अंदर जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो भी अपने घरों के ही मेंबर्स को इंक्लूड किया जाया करता था। दूसरे लोगों को हायर नहीं किया जाया करता था, उनको उनकी वेजेस नहीं दी जाया करती थी, बल्कि अपने घरों के यानी अपने फैमिली मेंबर्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाया करता था। इट डिपेंड्स अपॉन, फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर? इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। ज्यादातर ये खेती जो थी वो किस पर डिपेंड थी? रेनफॉल पर, बारिश पर डिपेंड थी। जैसे जैसे बारिश होती है ऐसे ऐसे उस खेती को पानी मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं था और क्या कहना चाहिए आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, इसलिए हम किस पर डिपेंड करते थे? इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल। इसे आप कह सकते हैं कि नेचुरल जो फिनोमिना है वो प्रोवाइड हो रहा है हमारे इरिगेशन के लिए, तो इसलिए कहा गया इट डिपेंड्स अपॉन रेनफॉल। देन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, और उसकी जो प्रोडक्शन था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो हम क्रॉप को प्रोड्यूस कराते थे वो डिपेंड किस पर करता था? एक तो रेनफॉल पर डिपेंड करता था, दूसरा नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, सॉयल की अपनी फर्टिलिटी पर डिपेंड करता था, उसके उपजाऊपन पर डिपेंड करता था। हमारे पास उस टाइम पर कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स इन चीजों के लिए नहीं थे, और ना ही HYE हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थे कि जो ज्यादा प्रोडक्शन कराते, इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन था वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, इनके जमीन की जो क्या कहते हैं प्राकृतिक उपजाऊपन है उस पर डिपेंड करता था। एंड द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और उस टाइम
जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को मेथड को यूज करते थे, वो किसान ज्यादातर उस खेती के अंदर अपने ही इस्तेमाल करने के लिए, अपने ही घर के अंदर उन क्रॉप को इस्तेमाल करने के लिए उगाया करते थे। उनका एम कोई कमर्शियल यानी कि बिजनेस करना नहीं था, उसको मार्केट में सेल और परचेज करना नहीं था, बल्कि अपने लिए उसे यूज करना था। उसके बाद अब हम चलते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अकॉर्डिंग, इसको इंडिया के अंदर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का नाम दिया गया। लेकिन अब हम इसी इंडिया की कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्री के साथ भी हम इसको कंपीट करेंगे और ये चाहेंगे कि अदर कंट्रीज में इस तरह के मेथड ऑफ फार्मिंग, जिसे हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम अदर कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिखे हैं अदर कंट्रीज के। तो अदर नेम ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक, अब क्या क्या बताया गया, मिल्पा इन मैक्सिको। मैक्सिको एक कंट्री है, उसके अंदर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मेथड है उसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी हम उसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंडिया में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। द अनदर एग्जांपल इज ROCA, रोका इन ब्राजील। ब्राजील कंट्री के अंदर इसी मेथड ऑफ फार्मिंग को हम रोका के नाम से जानते हैं। द थर्ड वन इज मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट के अंदर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेथड यूज किया गया है फार्मिंग के लिए, जो इंडिया के अंदर भी है, उसको हम मैसूल के नाम से जानते हैं। आपके सामने ये एक टाइप ऑफ फार्मिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसे इंडिया के अंदर जाना जाता है। इन शॉर्ट ये स्मॉल फार्मर्स मेथड यूज करते हैं, स्मॉल पैच ऑफ लैंड के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो हमारे पुराने मेथड क्या कहना चाहिए टूल्स थे इस्तेमाल करने के, हो, डॉग डिगिंग स्टिक्स, इनको यूज किया जाया करता था। और ज्यादातर इस खेती को प्रोड्यूस करने के लिए, इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए फैमिली मेंबर्स को लेबर के रूप में यूज करते थे। और ये जो खेती थी वो आपके रेनफॉल पर डिपेंड करती थी, नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करती थी सोयल के। और प्रोडक्शन जो था इसका वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए था, अपने ही इस्तेमाल करने के लिए था। अदर कंट्रीज में हम इसे डिफरेंट नेम से जानते हैं। मैक्सिको के अंदर मिल्पा के नाम से, सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी मिल्पा के नाम से जानते हैं, और ब्राजील के अंदर रोका के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपका मैसोल के नाम से जानते हैं। ये आप डिस्कस करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।